हेलो एवरीवन। जेपीएससी पेपर 6 जनरल साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट के इस पेपर में डिस्कस करने वाले हैं पूरे सिलेबस को। ये जो पूरा सिलेबस है इसको एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, ताकि बेहतर तरीके से आप पूरे सिलेबस को पढ़ पाएँ। साथ ही साथ आपको ये पता हो कि कौन कौन सा टॉपिक्स पीटी और मेंस दोनों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मेंस में किन से सवाल आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रॉपर वीडियो में मैं आपको पीटी का तो बताऊंगा ही, मेनली यह जो वीडियो है यह मेंस के लिए डेडिकेटेड है। तो इसमें हम लोग मेंस के ही सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको पीटी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी पता चल जाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है पीटी के अलग से जो सिलेबस है टॉपिक वाइज वो जारी नहीं किए गए हैं। जो मेंस का सिलेबस है जो पॉइंट वाइज दिया गया है उसी से आप लोगों को ये आइडिया लगाना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके समझेंगे पॉइंट वाइज कि कैसे आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसी बीच में मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कि पीटी के लिए भी कौन कौन से टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक करके समझते हैं मेंस के पेपर में कैसे आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका सिलेबस क्या है। और बीच में ही मैं आप लोगों को बता दूंगा कि पीटी के लिए कौन कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेपर 6 का नाम क्या है। पेपर 6 का नाम है जनरल साइंस एनवायरनमेंट टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल हैं, जिसमें आप लोगों को एग्रीकल्चर भी देखने को मिलेगा, आईटी भी मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट मिलेगा और जनरल साइंस भी देखने को मिलेगा। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं पीटी में, अगर पीटी में बात करते हैं तो पीटी में आप लोगों को जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चन और उसके बाद आईटी से, ठीक है, आईटी से कितना क्वेश्चन आप लोगों को देखना मिलता है, टोटल आप लोगों को देखने को मिलता है 3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप लोगों को टोटल 15 क्वेश्चन जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से देखने को मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि मेंस में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या है। ये तो पीटी का बात हो गया, और मेंस के ही सिलेबस से आपको आइडिया लगेगा कि पीटी में कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो पूछे जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अब एक एक करके कि मेंस में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या रहेगा और टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे, अगर हम लोग मेंस की बात करते हैं तो मेंस में आप लोगों को टोटल 6 सेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये सेक्शन होंगे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, टोटल 6 सेक्शन होंगे। इन 6 सेक्शन में सेक्शन 1 की बात करते हैं तो सेक्शन 1 में आपको 20 MCQ मिलेंगे। ठीक है, और ये जो 20 MCQ होंगे ये 2-2 मार्क्स के होंगे, मतलब कि 2 × 20 बराबर कितना हो गया, टोटल 40 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स के MCQ होंगे जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। मतलब उसको आप लोगों को कॉपी में ही लिखना पड़ेगा, जो मेंस का कॉपी मिलेगा उसी में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं आगे सेक्शन 2, 3, 4, 5 एंड 6 की, तो इस सेक्शन में आप लोगों को टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 2-2 क्वेश्चन, सेक्शन 2 में 2 क्वेश्चन, सेक्शन 3 में 2 क्वेश्चन, सेक्शन 4 में 2 क्वेश्चन, सेक्शन 5 में 2 क्वेश्चन और सेक्शन 6 में 2 क्वेश्चन। उसमें से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो होगा आपका 32 नंबर का, 32 नंबर का। तो 32 × 5 कितना हो गया, 160। तो 160 इधर हो गया और 40 मार्क्स का आपका हो गया वो MCQ। टोटल कितना हो गया, टोटल 200 मार्क्स हो गया। तो इस तरीके से 200 मार्क्स का इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का MCQ और 160 मार्क्स का रिटन पेपर। ये जो 160 मार्क्स का रिटन पेपर होगा इसमें आप लोगों को कुल 5 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
उसमें जो है हर सेक्शन में आप लोगों को 2 क्वेश्चन मिलेगा। 2 क्वेश्चन में से सिलेक्ट करना है एक क्वेश्चन और वो एक क्वेश्चन को आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। 500 से 600 वर्ड लिमिट दिया हुआ है। आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप एक पेज जब लिखेंगे ना तो आप वहाँ पे ये काउंट कर लेंगे कि आप कितना जो है वर्ड्स एक पेज में लिख पा रहे हैं। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों को कितने पेजेस लिखने हैं। जनरली लोग जो है 500 से 600 लिमिट जो है 500 से प्लस लिख के छोड़ देते हैं, 600 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा 500 प्लस वर्ड्स जो है वो लिख पाए, और उसके लिए आपको कंटेंट की बहुत ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए। टॉपिक वाइज चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी आप उतना लिख पाएंगे। तो अभी हम लोग टॉपिक भी देख लेते हैं, कौन कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले देखिए, मैंने बोला कि जो सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस है उसको टोटल, ठीक है, टोटल कितने ग्रुप्स में बांटा जाता है, तो टोटल सिलेबस है, ठीक है, उसको टोटल 5 ग्रुप में बांटा गया है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। ग्रुप ए में बात करते हैं तो फिजिकल साइंस है। ठीक है, ग्रुप ए में फिजिकल साइंस, इसको आप फिजिक्स भी एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। फिजिकल साइंस में पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इसमें देखिए MKS, CGS एंड SI। तो MKS का मतलब क्या होता है, MKS मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। जो आप लोग जो है 11th क्लास में अगर किसी ने साइंस लिया हो तो पढ़ा होगा, जिनका साइंस नहीं है वो भी जरूर पढ़ ले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, JPSC PT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेंस में भी कई बार क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर CGS है। CGS मतलब C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। और SI तो आप सभी को पता है, जो वर्ल्ड लेवल पे सभी देशों के द्वारा एक्सेप्टेबल है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग डेफिनेशन ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, ग्रेविटी, मास, वेट, फोर्स, इम्पैक्ट, वर्क, पावर एंड एनर्जी। मतलब इसमें देखिए कौन कौन सा चैप्टर अगर जनरली देखते हैं तो आ जाता है डेफिनेशन ऑफ स्पीड, मतलब कि पूरा मोशन चैप्टर, गति चैप्टर। ठीक है, जो गति चैप्टर होता है फिजिक्स का वो। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर आगे, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, उसके बाद कार्य, ठीक है, ऊर्जा आ गया। ठीक है, कार्य आ गया, ठीक, बल आ गया, ठीक है, फोर्स। तो ये सब तरीके से आप लोग देख सकते हैं, ये सब चीज़ें जो है आप लोगों को पढ़ने हैं। उसके बाद बात करते हैं सोलर सिस्टम की। तो सोलर सिस्टम आप लोगों को पढ़ना है। सोलर सिस्टम के साथ जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन, तो सन और अदर प्लैनेट्स के साथ जो सूर्य का और अदर प्लैनेट्स मतलब दूसरे ग्रह के साथ अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अर्थ को, पृथ्वी को, तो उसके पोजीशन के बारे में पढ़ना है। मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, कैसे मूवमेंट करता है। ठीक है, और इसमें चंद्रमा के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद चंद्रमा और जो सूर्य मतलब सूर्य और चंद्र इक्लिप्स होता है, ग्रहण होता है। ठीक है, उसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसका ध्यान रखिएगा, जो सोलर सिस्टम है उससे जुड़े हुए कई सारे लॉज हैं। ठीक है, उससे भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सोलर सिस्टम बोल दिया है तो उसके सारे जो भी लॉज वगैरह है वो भी इम्पोर्टेंट है कि मोशन कैसे करता है, कौन कौन सा गति करता है। जैसे पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी 2 तरह की गति करता है, एक तो अपने अक्ष पर ही मतलब एक्सिस पर ही घूमता है, और एक जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक है, तो दोनों तरह की गतियाँ आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ साउंड, साउंड पढ़ना है, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी। फिर टाइप्स ऑफ साउंड जैसे इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक। ध्यान रखिएगा इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के क्या क्या, तो वेवलेंथ क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसका यूज क्या है। ठीक है, यूजेज जैसे कि सैटेलाइट कौन सा कम्युनिकेशन का यूज करता है, रेडियो कैसा होता है, कौन सा वेव का यूज करता है, टेलीविज़न का जो सैटेलाइट होता है वो कौन सा साउंड का प्रकार को जो है यूज करता है। ठीक है, कौन सा वेव, साउंड भी क्या है एक तरह का वेव है, तो कौन सा वेव का यूज करता है। ठीक है, उनके जो वेवलेंथ हैं वो क्या होते हैं। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन आप लोगों को साफ तौर से देखने को मिलता है। उसके बाद बात करते हैं
कि अल्ट्रासोनिक साउंड और का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या क्या इसके गुण होते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन तो मैंने बता ही दिया, एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जी एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो है एप्लीकेशन मतलब इनके प्रयोग, ठीक है ना, कहाँ कहाँ कैसे कैसे कम्युनिकेशंस में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। ये पूछने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं। बात करते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका लाइफ साइंस। इस लाइफ साइंस को हम लोग बायोलॉजी भी बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है आपको लिविंग वर्ल्ड, मतलब कि सजीव जगत, फिर सेल स्ट्रक्चर पढ़ना है और फिर पढ़ना है उसके कार्य, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें भी हमको मिलती है, उनके कार्य क्या है, और डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवित जीव हैं, ठीक है, उनके बीच जो भी डिफरेंस है, मतलब कि अलग अलग जो गुण हैं, क्योंकि हर सजीव तो एक जैसा नहीं है ना, ठीक है ना। कोई बैक्टीरिया है और कोई शेर है, तो दोनों तो अलग अलग हैं, तो उनमें अलग अलग होने के क्या कारण है, ठीक है। इस तरीके के, जैसे कि उनकी कोशिकाओं के बीच क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। कोई यूकेरियोटिक है, कोई प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, और उनके कोशिकाओं का संरचना अलग अलग है, तो इस तरीके से कैसे उसमें डाइवर्सिफिकेशन आया है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ना है। मतलब कि कैसे उसमें अंतर आया है उसके बारे में पढ़ना है। फिर बात करते हैं बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स में कौन कौन आते हैं, वही प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, और वसा, कार्बोहाइड्रेट, ये सब चीज़ें, तो इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। पिछली बार मेंस में, ठीक है, विटामिन के बारे में लिखने के लिए आया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से सारे जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, पीटी में भी इससे क्वेश्चन पढ़ने की संभावना है। वही बात करते हैं डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है ना, किसी चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी होती है। एंजाइम, हार्मोन, मतलब कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन सा हार्मोन निकलता है, उसका काम क्या है, ठीक है, और एनिमल हार्मोन और उसके फंक्शन। तो ये तो मैंने बता ही दिया, किसी भी एनिमल या ह्यूमन से जो भी हार्मोन निकलता है वो सारे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हार्मोन और उसका सिक्रेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ से निकलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जिसको जनन भी बोलते हैं। तो इसमें सेल रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, बाकी जनन का या फिर रिप्रोडक्शन का पूरा चैप्टर जो है, चाहे वो एनिमल का हो या फिर आपका प्लांट्स का हो, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। हालांकि एनिमल का जो रिप्रोडक्शन है वो ज़्यादा पूछता है। सेल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सेल रिप्रोडक्शन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। मेंस के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सेल का साइकिल के बारे में पूछना बताना है, और मीटोसिस एंड मियोसिस। ये मीटोसिस और मियोसिस क्या है, तो ये सेल का डिवीजन का प्रकार है, ठीक है, सेल का डिवीजन का प्रकार है। जैसे कि एक सबसे पहले सेल होता है, ठीक है ना, ये सेल दो प्रकार से टूटते हैं, एक को बोलते हैं मीटोसिस और एक को बोलते हैं मेलोसिस, ठीक है। तो इस तरीके से सेल का डिवीजन का प्रकार होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। अभी सारे टॉपिक्स जो है मैं यूट्यूब पे ही कराने वाला हूँ, और ये काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग चीज़ होगा, क्योंकि साइंस में इतना डिटेल अभी कोई पढ़ा नहीं रहा है। और मैंने सोचा है कि कम से कम आपका मेंस होने तक सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं पीटी से पहले ही कवर कर दूंगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और थोड़ा अंडरस्टूड होके, मतलब कि एक्सप्लेन करके, ठीक है, पढ़ा वैसा कोई रहा नहीं है, तो इसलिए मैं सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो एटलीस्ट आप लोगों का कवर कर दूंगा। उसके बाद बात करता हूँ, देखिए यहाँ पे मेलेडियन इनहेरिटेंस लिखा हुआ है, ठीक है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, वंशानुक्रम, ठीक है, मतलब कि जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ मेडालियन का मतलब क्या है, मेंडल। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, ठीक है, मेंडल एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। मेंडल ने क्या किया था, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, जिसमें उसका मेन जो एक्सपेरिमेंट था वो मटर के दाने के ऊपर था। तो वही एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पढ़ना है, उसमें जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में, या फिर जो ट्रेट्स होते हैं उनके बारे में, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है अच्छे तरीके से। क्लास 10th के एनसीईआरटी से आप लोग पढ़ सकते हैं।
थोड़ा सा और भी डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, तो वो मैं यहाँ पे यूट्यूब में ही कवर कर दूंगा। उसके बाद करते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब कि सेक्सुअली जो है इनहेरिटेंस कैसे जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। उसका सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, जो लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये भी क्लास 10 के बुक से आप लोगों को पढ़ना है, मिल जाएगा इजीली। बाकी आप दूसरा कोई बुक फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। फिर डीएनए और उसका स्ट्रक्चर, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, जीन रेगुलेशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये जो टॉपिक्स है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पूरा टॉपिक, ठीक है। पॉइंट नंबर 4। उसके बाद बात करते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है। जीवन में जो जीवन है पृथ्वी पर, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसके बारे में क्या क्या थ्योरीज हैं। मेनली 2-3 थ्योरीज यहाँ पे पढ़नी है आप लोग को, जैसे डार्विन की थ्योरी, लेमार्क की थ्योरी। ये 2 थ्योरी तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। मतलब कि मानव जीवन में कैसे विकास हुआ, पहले कैसे थे और अब जो है इतना विकसित कैसे बन गए, ठीक है। पहले आप सभी को पता है अलग अलग ह्यूमन के नेचर्स जो है वो आए, फिर उन्हीं में प्रोग्रेशन हुआ शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी, और अभी एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड ह्यूमन हम लोग अपने आसपास देख पाते हैं, जिनका दिमाग बहुत ही तेज चलता है, ठीक है। बात करते हैं अगले ग्रुप की। अगला ग्रुप है सेक्शन सी ग्रुप में। अगर बात करते हैं सी ग्रुप की, तो ये है एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीटी में भी इससे कुल आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, और 6 क्वेश्चन का वेटेज बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। इसमें आपको एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दोनों से 6 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे, लेकिन एग्रीकल्चर से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो ये मान के चलिए कि फिक्स है, ठीक है। तो पीटी में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये मैं बता दूं। तो पीटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो भी कृषि का प्रकार है वो इम्पोर्टेंट है, और कृषि के अलग अलग, जैसे कृषि में अलग अलग हम लोग क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, ठीक है। यहाँ पे एक साफ तौर से लिखा भी हुआ है कि आप लोगों को बहुत सारे क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो उन क्रॉप्स में होने वाली जो बीमारियां हैं ना, उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी रखनी है, उसके प्रकार की, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक एक करके भी टॉपिक वाइज समझा दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो आप लोगों को देखना है कि डिफरेंट एग्रो क्लाइमेट जोन ऑफ झारखंड। तो झारखंड में एग्रो क्लाइमेट जोन टोटल कितना है, टोटल 3 एग्रो क्लाइमेट जोन है, और इन 3 एग्रो क्लाइमेट जोन में कौन कौन सा एरिया आता है, उनके प्रॉपर्टीज़, मतलब उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके गुण क्या क्या है, ठीक है ना, उसमें वर्षा कितनी होती है, कौन से साइड ज़्यादा वर्षा होती है, कौन से साइड सूखा पड़ता है, ये सब चीज़ों को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ अबायोटिक स्ट्रेसेस इन ईच जोन, जो एक तरह के एक होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे अबायोटिक स्ट्रेस के बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ये मैं कवर कर दूंगा। उसके बाद बात करते हैं रेन फेड एग्रीकल्चर, ठीक है, जो वर्षा के द्वारा जो एग्रीकल्चर होता है, ठीक है ना, उसमें आप लोगों को पढ़ना है कन्वेंशनल फूड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन स्टेट में, ठीक है, भारत में नहीं, स्टेट में कन्वेंशनल फूड एंड, जो मतलब कि काफ़ी परंपरागत तरीके से उगाया जाने वाला फूड है, और हॉर्टिकल्चर मतलब कि जो बागवानी है उसके बारे में, जो राज्य में, झारखंड राज्य में बेसिकली होता है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब अलग अलग कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, फिर उनका न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसा है, और वेक ऑफ क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, ठीक है। और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कहने का मतलब क्या है कि जो सोइल है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे हैं और उससे प्लांट्स को क्या हेल्प मिल रहा है, ठीक है। कई बार हम लोग देखते हैं एक खास तरह की मिट्टी में कुछ खास तरह के चीज़ें अधिक होती हैं, तो उनको प्लांट्स को मतलब कि उगने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। कई बार वो चीज़ नहीं होते हैं, तो वो चीज़ नहीं होता है तो क्या करते हैं हम लोग कि वो चीज़ बाहर से डालते हैं, ठीक है। तो उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना होता है ताकि उनका ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मतलब कि जल का जो बचाव है, ठीक है, वो कैसे करना है। साथ ही साथ ये कैसे इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं
एग्रीकल्चर आउटपुट देने में, ठीक है। कहाँ पे? झारखंड में। और फिश फार्मिंग के बारे में भी पढ़ना है। झारखंड का बहुत ही एम्बिशियस गोल है फिश फार्मिंग में। जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहता है झारखंड फिश फार्मिंग में, और रिकॉर्ड इसमें वृद्धि भी हुई है। कई सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस का निर्माण अब किया गया है जो फिश फार्मिंग को झारखंड में प्रमोट कर रहे हैं, उनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि जो मृदा की उपजाऊ क्षमता है उसका स्टेटस क्या है झारखंड में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है खाद के बारे में। तो खाद में बेसिकली दो, वर्मी कंपोस्ट और फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक है। ये भी दोनों खाद तरह के प्रकार होते हैं। और फार्म यार्ड मैन्योर वो होता है ना जो गांव डंक, मतलब कि गाय का जो गोबर वगैरह होता है और जो वेस्टेज होते हैं खेतों के, उनके साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ना है। आप सभी को पता है कि जो दाल वाले पौधे होते हैं उनको नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, और इसमें नाइट्रोजन का फिक्सेशन किसके द्वारा किया जाता है? राइजोबियम, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा। तो उसी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में क्यों महत्वपूर्ण है ये, उसके बारे में। और एप्लीकेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को अलग से पढ़ना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? बिना केमिकल का या और कीटनाशक का, ठीक है, खेती करना बिल्कुल नेचुरल तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से कहलाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है एग्रो फॉरेस्ट्री। ये एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? जैसे कि आप खेती कर रहे हैं, ठीक है, और बगल बगल में आप पेड़ लगा दिए, तो बगल बगल में पेड़ लगाए तो एक तरह का क्या बन गया? ये जंगल बन गया, ठीक है। और ऐसा सोचिए अगर हजारों हजार एकड़ में कर दिया जाए तो एक क्या जंगल का फॉर्मेशन हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। फिर वेस्ट लैंड, जो आपका वेस्ट लैंड है, ठीक है, उसके बारे में। और फिर आप लोगों को पढ़ना है कैसे जो ये वेस्ट लैंड है, ठीक है, इसको रिक्लेम कर सकते हैं। रिक्लेम मतलब जैसे कि मान चलिए एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कभी खेती नहीं हुआ है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग कैसे खेती करने योग्य बना सकते हैं, मतलब उसको कैसे रिक्लेम कर सकते हैं। या फिर क्या हुआ, बहुत दिनों तक खेती करने के बाद वो बंजर पड़ गया, ठीक है, या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो बंजर हो गया। तो इस तरीके का जो ज़मीन है उसको कैसे खेती योग्य बनाया जाए, ये खास तौर से यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है। तो एग्रो फॉरेस्ट्री से कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट स्कीम फॉर द बेनिफिट्स ऑफ फार्मर ऑफ द स्टेट, मतलब कि कौन कौन से ऐसे सरकारी योजनाएं हैं जिससे जो फार्मर्स है, किसान है, उनको लाभ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे पढ़नी है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप सी में देखेंगे तो यहाँ पे दो जो पॉइंट है ये तो खास तौर से झारखंड के कृषि से ही जुड़ी हुई है, ठीक है। बाकी ये जो गवर्नमेंट स्कीम है आप लोगों को भारत सरकार और झारखंड दोनों की पढ़नी ही पड़ेगी। और ये तो ज़मीन से जुड़ा ही, मतलब कि सोयल से जुड़ा हुई कॉन्सेप्ट है, और ये वर्षा से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। तो इन दोनों के बारे में आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। बात करते हैं आगे, ग्रुप डी में इन्वायरमेंटल साइंस मिलेगा। इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या देखने को मिलता है। तो इन्वायरमेंटल साइंस में देखिए यहाँ पे है सबसे पहले नेशनल पॉलिसी, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें क्या क्या है? इसमें है एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री। फिर एनर्जी डिमांड क्या है कंट्री की, मतलब ऊर्जा कितना ज़रूरत है, कितना उत्पादित होता है, ये सब चीज़ें। फिर कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, या फिर परंपरागत और गैर परंपरागत, परंपरागत और गैर परंपरागत जो ऊर्जा के साधन है उसके बारे में पढ़ना है। ये क्वेश्चन पिछले बार जेपीएससी मेंस में पूछ चुका है, ठीक है, कि गैर परंपरागत जो स्रोत है उसके बारे में बताने के लिए। फिर है न्यूक्लियर एनर्जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीटी के लिए भी, मेंस के लिए भी। यहाँ पे इसका मेरिट और डिमांड लिखना है। उसका ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या ट्रेंड चल रहा है। एनपीटी एंड सीटीबीटी, आप लोगों को पता है एनपीटी और सीटीबीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं, ठीक है, जो मैनेज करती है न्यूक्लियर ट्रांजिशन को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में
क्योंकि कई ऐसे देश हैं जो जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है, या फिर कई ऐसे देश है जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट नहीं करने दिया जाना है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है एनपीटी और सीटीबीटी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात करते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। झारखंड नहीं सॉरी इंडिया जो है अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इसरो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। कुछ ही उसके साथ ही साथ कुछ प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं वो भी मार्केट में आ गए हैं। उसके बाद बात करते हैं कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए हैं और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ना है इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स, कौन कौन से स्पेस प्रोग्राम हैं। उसका द एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट फॉर डिफरेंट पर्पसेस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सैटेलाइट है, कौन सा टाइप का सैटेलाइट होता है और उनका यूज क्या होता है, जैसे कि इनसैट, जीसैट, ठीक है, एक्सपोसैट, ठीक है, अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था एक्सपोसैट। तो ये अलग अलग सैटेलाइट के प्रकार हैं जिनका काम अलग अलग होता है। तो इस तरह के सैटेलाइट की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मिसाइल प्रोग्राम, इंडियन मिसाइल प्रोग्राम, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मिसाइल प्रोग्राम है वो इंडिया के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग टाइप के मिसाइल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को एयर टू एयर, ठीक है। उसके बाद जो एंटी सबमरीन मिसाइल होता है। तो इस तरीके की बहुत सारी मिसाइल आप लोगों को देखने मिलती है। तो सबको आपकी नॉलेज के अंडर में होनी चाहिए और उनका प्रॉपर नाम आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा मिसाइल किस टाइप का मिसाइल है, ठीक है। और साथ ही साथ बना कब था, क्या रेंज है, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं रिमोट सेंसिंग, मतलब कि दूरस्थ क्षेत्रों में कैसे जो है सैटेलाइट के थ्रू जो है स्टडी की जाती है, ठीक है। उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसका जीआईएस एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेदर फोरकास्टिंग, जीआईएस और उसका क्या यूज है, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग में, मतलब कि मौसम पूर्वानुमान, उसके बारे में पढ़ना है। डिजास्टर वार्निंग कैसे जारी किया जाता है, ठीक है, जैसे कि आपदा जो होने वाली है उससे पहले ही कैसे लोगों को वार्निंग दिया जाए। फिर मैपिंग ऑफ वाटर, आप लोगों को सभी को पता है एक भूजल योजना चलती है भारत सरकार की, जिसमें क्या होता है कि जो जल है, ठीक है, उसके बारे में पता किया जाता है, उसकी टैगिंग की जाती है। तो इससे क्या होता है, पता रहता है कि कहाँ पे कितना वाटर है। इस तरह की कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है जिससे ये पता चल पाए और साथ ही साथ मैपिंग हो सके, प्रॉपरली पता किया जा सके कि कहाँ पे कितना वाटर है। तो उसी को बोलते हैं मैपिंग ऑफ वाटर। उसके बाद सॉइल एंड मिनरल रिसोर्सेज, सॉइल मतलब कि सॉइल तो आप लोगों को पिछला सेक्शन में भी मिला था। मिनरल्स के बारे में, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। और इसकी रैंकिंग वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान के चलते हैं एक मान चलिए तांबा, ठीक है, एक मिनरल है, तो या फिर कॉपर बोल दे, तो इसका जो है प्रोडक्शन कहाँ सबसे ज़्यादा होता है और कहाँ पे इसका जो खान है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब कहाँ पे स्टोरेज सबसे ज़्यादा है और कहाँ पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। दोनों की रैंक अलग अलग होती है किसी भी स्टेट की। बहुत सारे जगह में तो सेम मिलेगा, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स में जो जैसे कि झारखंड में अगर हम लोग बात करते हैं तो रिजर्व मतलब स्टोरेज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो उत्पादन में पीछे रह जाता है। तो इस तरह के रैंक जो है कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। तो आगे देखिए यहाँ पे यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मतलब कि जो बायोलॉजी का क्षेत्र है उसमें टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो किस किस क्षेत्र में, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, एनिमल ब्रीडिंग में, एनिमल ब्रीडिंग मतलब कि जीवों के जनन में, ठीक है, एग्रीकल्चर में, और फार्मास्यूटिकल्स में मतलब कि दवाइयाँ बनती है उसमें, ठीक है। इन तीन क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी का जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ना है। उसके बाद फूड टेक्नोलॉजी के बारे में, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन मतलब कि हमारे पर्यावरण संरक्षण के बारे में पढ़ना है। पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस मतलब कि जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, उसके इंटरवेंशन मतलब कि दखल देने से एक तरह से बोल सकते हैं, क्या क्या कुछ किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें कंप्यूटर और इसका उपयोग, ठीक है, और डेटा प्रोसेसिंग कैसे होता है, उसका डेटा प्रोग्राम क्या है, और साइबर क्राइम और साइबर लॉस, ठीक है।
तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे पीटी में भी सवाल रहेंगे। साइबर क्राइम हो गया या साइबर लॉस क्या है, ठीक है। और कंप्यूटर और इसकी एप्लीकेशन या फिर डेटा के प्रकार से जो है क्वेश्चन कई बार देखने को मिलता है। जैसे पिछली बार ही एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में आप लोगों को पूछ दिया गया था पीटी के एग्जाम में। हालांकि मेंस में इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, ठीक है ना, ये सब टॉपिक जो है मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक्स है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे। तो आगे पढ़ना है नेशनल हेल्थ पॉलिसी, मतलब कि हेल्थ के क्षेत्र में आ गए। और यहाँ पे नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, जो बीमारी लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। मलेरिया, लेप्रोक्सी, टीबी, कैंसर, एड्स और ब्लाइंडनेस, ठीक है। ये जो बीमारी हैं इसमें भारत सरकार कैसे इनको कम करने का काम कर रहा है, किसको कब तक ख़त्म किया जाना है, कौन सी बीमारी किसके कारण होती है, उस कारण को या फिर उससे जुड़ी हुई क्या भारत सरकार कोई वैक्सीन ला रही है या फिर कोई खास तरह का डेवलपमेंट हो रहा है उस बीमारी को कम करने के लिए, कोई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जैसे कि टीबी को ख़त्म करने के लिए एक निश्चय प्रोग्राम शुरू किया गया है। हमारे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, ठीक है। तो इस तरह का अगर कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है, ठीक है, जैसे कैंसर में भी एक आया था CAR-T, ठीक है, CAR-T, ठीक है, ये एक नया इलाज का तरीका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस तरह के जो भी डेवलपमेंट्स रिसेंटली हुए हैं और भारत सरकार या फिर झारखंड सरकार भी इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए जो भी काम कर रही है, जैसे कि अभी हाल ही में कैंसर को झारखंड सरकार ने जो है अधिसूचित कर दिया है, ठीक है, एक शेड्यूल्ड बीमारी के बारे में। और झारखंड सरकार भी अब इसको कैंसर को ख़त्म करने के लिए अलग से जो है बना सकती है, एक पूरा परामर्श दे सकती है कैसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है, या फिर सरकार इसको पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेगी। रेबीज और कैंसर ये दो बीमारियां थी, आप लोगों को याद होगा तो रेबीज और कैंसर जो है दो बीमारियों को झारखंड सरकार ने शेड्यूल्ड डिजीज के बारे में जो है अधिसूचित कर दिया था, और इन दोनों बीमारियों को अब झारखंड सरकार ख़त्म करने के लिए काम करेगी। तो इस तरीके से इन बीमारियों से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए पूरी तरीके से। उसके बाद बात करते हैं हम लोग आगे। तो ये जो है 5 सेक्शन साइंस का था, और इन 5 सेक्शंस को आप लोगों को जो है अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्शन आई थिंक छूट गया, तो यहाँ पे मैं इसको भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। इन्वायरमेंटल साइंस में क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस की थी, कुछ चीज़ें यहाँ पे छूट गई। जैसे यहाँ पे आप लोगों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन, ठीक है, एयर, वाटर और साउंड और सॉइल, एयर, वाटर, साउंड और सॉइल, ये 4 पॉल्यूशंस के बारे में आप लोगों को पढ़नी है। उसके बाद बात करते हैं कंजर्वेशन, इन सीटू और एक्स सीटू, ठीक है, इन सीटू और एक्स सीटू, मतलब कि एक तरह का कंजर्वेशन क्या होता है कि जहाँ पे जानवर है वहीं पे उनका जो है कंजर्वेशन किया जाए, या फिर जो भी प्लांट्स है उनका कंजर्वेशन किया जाए, या फिर एक कंजर्वेशन का तरीका ये है कि उनको वहाँ पर से ला के, ठीक है, रखा जाए, जैसे कि चिड़ियाघर वगैरह होते हैं। एक तो होता है नेशनल पार्क, एक होता है चिड़ियाघर। दोनों में अंतर क्या है, चिड़ियाघर में हम लोग बाहर से ला के जो है जानवरों को रखते हैं और उनका बचाव करते हैं। तो इस तरीके से कंजर्वेशन का तरीका को बोलते हैं इन सीटू और एक्स सीटू, ठीक है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन, उसके बाद जो हॉटस्पॉट्स हैं, आप सभी को पता है कि बायोलॉजिकली बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो भारत में मेनली 4 हॉटस्पॉट है, उनके बारे में पढ़ना है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी में ग्लोबल इन्वायरमेंट इशू, ठीक है, फिर वैश्विक रूप से पर्यावरण का क्या क्या इशू है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इशू है, फिर तापमान का लगातार बढ़ना इशू है, ठीक है, उसको तापमान को कम करने के लिए रखा गया था 1.5 डिग्री, ठीक है ना, ये लिमिट रखा गया था, या फिर 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। उसके लिए कई कई कन्वेंशंस हैं, COP का आयोजन किया जाता है, जैसे COP28 इस बार आयोजित किया गया था दुबई में, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग जो इश्यूज़ हैं उनको कैसे कम करना है, या फिर उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें की जा रही हैं वो देखना है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इन्वायरमेंटल इशू है और हॉट टॉपिक है, तो इसको तो पढ़ना ही है। फिर ओजोन लेयर डिप्लीटेशन है, ओजोन लेयर का कम होना, कौन कौन सी गैसेस की वजह से ये कम होती है, ठीक है, ओजोन लेयर काम क्या करता है, एसिड रेन क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन मतलब कि कोई क्षेत्र रेगिस्तान में कैसे बदल जाता है,
इन्वायरमेंटल लॉज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप लोग ठीक है ना पीटी के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं तो इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना काफ़ी कम है। आप लोग सिर्फ ये याद रखेंगे कि कब कब ये बना है तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा, या इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें क्या है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जैसे कि हम लोग बात करते हैं कौन कौन सा लॉज, तो यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल लॉज में द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है जो 1986 में बना था। उसके बाद द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड पोल्यूशन एक्ट, जिसमें हवा में जो पॉल्यूशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे रोका जाए इसके बारे में एक्ट है। फिर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से मैं एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ, गिरिडीह आप लोगों को पता होगा, या फिर जो कोडरमा का क्षेत्र है वहाँ पे अभ्रक काफ़ी निकलता था, ठीक है ना, अभ्रक काफ़ी ज़्यादा निकलता था। लेकिन जब से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया ना तब से सारी कुछ जो है बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उन क्षेत्रों को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत, ठीक है, एक्ट के तहत अधिसूचित कर दिया गया, जिससे क्या हुआ वहाँ पे माइनिंग नहीं की जा सकती थी, या फिर जो भी पर्यावरणीय दृष्टिकोण है उससे जो मतलब इफेक्ट पहुँचता है वैसे क्षेत्रों में माइनिंग नहीं की जा सकती थी, वहाँ पे खोदाई नहीं की जा सकती थी। इसके कारण अभ्रक जो है वहाँ पे निकालना बंद हो गया। और ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट था इसी की वजह से गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग का उन क्षेत्र जहाँ पे अभ्रक निकलता था उसको सबसे ज़्यादा झारखंड में मैं कह सकता हूँ लॉसेस हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका इफेक्ट क्या क्या था, ये सब सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़नी है बहुत ही अच्छे तरीके से। और ये क्यों किया गया, अभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में हाल ही में संशोधन भी हुआ है, ठीक है, 2023 में। तो उसमें क्या क्या संशोधन हुआ है ये सब तो बहुत हॉट टॉपिक है, ठीक है। यही सब टॉपिक्स जो है मैं कवर कराऊंगा जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो फिलहाल कवर कराऊंगा। और उसके बाद जब एक बार पीटी हो जाता है तो सारे टॉपिक्स, ठीक है, मैं मेंस के लिए कवर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ चैनल के साथ जुड़े रहे। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी डेली जेपीएससी पीटी रिलेटेड टारगेट मैं दे रहा हूँ, बहुत से लोग उसे कंप्लीट भी कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं कि डेली डेली उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वहाँ पर आप जो भी टारगेट दिया जाता है डेली उसे कंप्लीट करेंगे तो आपका सिलेबस काफ़ी जल्दी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।